वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज मैं आपके सामने जनवरी महीने के सेकंड जो वीक है, सप्ताह के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करवाऊंगी, जिसमें अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो ये है आपके सामने पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर्स। आप लोग यहाँ पर या तो इन पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं या प्रॉपर जो आपके सामने वीडियोस है उसके थ्रू भी आप अपनी पढ़ाई अपने हिसाब से कर सकते हो। वो आपकी पूरी अपनी इच्छा है, आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हो, आपको किस प्रकार से समझ में आता है। इसमें से नोट्स बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे पढ़ना है तो मतलब वो आपकी मर्जी के ऊपर है। वही अगर मैं बात करूं कि जितना भी हम लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं उसको रिवीजन भी आप करेंगे मंथली करंट अफेयर्स में। और साथ ही साथ आप ही लोग जो है, जो प्लेसेस इन न्यूज का पूरा टॉपिक है, प्लेसेस इन न्यूज, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, तीनों महीनों के लिए मैंने कवर अप करवा के जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस पूरे को यहाँ पर से पढ़ें खुद से और उसको सॉल्व करें। ठीक है, उनके चीजों को देखो, जाके सॉल्व करो, उनके बारे में पढ़ो, आप लोगों से उस पर सवाल किए जाएंगे। वो प्लेसेस इन न्यूज का पूरा एक आर्टिकल है, पूरा का पूरा कवर अप करना जिम्मेदारी आप ही की है वहां पर। ठीक है, चलो भाई, आज की इसमें सबसे पहला है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। डेज मतलब कि क्या क्या चीजें न्यूज में रहती हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस दिन एक महापुरुष का जन्म दिवस आता है। ठीक है, तो यूथ डे हम लोग स्पेशली मनाते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बारे में मैंने बहुत से फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं जो हमसे प्रिलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो यहीं पर कवर अप हो जाएंगी। 1984 से ये दिन जो है वो चलता आ रहा है और विवेकानंद जो है उनको यहाँ पर इस दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए वो युवा थे ना, इसलिए उनके नाम पे युवा दिवस। इस बार की जो हमारा ये रहा है, इस पूरे की जो थीम थी वो क्या थीम रही है? वो रही है विकसित भारत @2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। ठीक है, तो ये इस बार की थीम है। एग्जाम में क्वेश्चन में थीम भी आती है तो आपको थीम में भी दिमाग में रखना है। बाकी जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो तो पढ़ने ही। अभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग बहुत सी चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो जिन बच्चों को नहीं पता, स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम स्वामी विवेकानंद था ही नहीं। उनका वास्तविक नाम हुआ करता था नरेंद्र नाथ दत्ता। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूल शंकर तिवारी किसका रियल नेम था? मैंने रियल नेम दे दिया आपको। अब आपको बताना है कि किस महान व्यक्ति का रियल नेम हुआ करता था। ठीक है, चलो आगे देखिए। जो नरेंद्र नाथ दत्ता है, जिनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्ता और माताजी का नाम भुवनेश्वर देवी था, इनके जो गुरु, जिनको ये गुरु माना करते थे, वो रामकृष्ण परमहंस थे। इसीलिए इन्होंने अपने जो पूरा मठ था और सारी चीजों का नाम रामकृष्ण के नाम पर ही रखा था। ये भी आपको पता है ना। इनका जन्म वैसे तो बंगाल में कलकत्ता जो है वहां पे हुआ था और बहुत कम उम्र में ही, 40 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ज्यादा लंबा ये नहीं जी पाए थे। रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मठ की शुरुआत करने वाले व्यक्ति यही थे। ठीक है भाई, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है यहाँ पर। इनकी एजुकेशन वगैरह हमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा ईश्वरचंद विद्यासागर से प्रेरणा रखते थे और उसके बाद इन्होंने बहुत से लोगों का आर्ट वर्क और वो सब कामों के बारे में भी काफी अच्छी स्टडी करी थी। ठीक है, अब ये काफी सारी जगह पे जो है ये जुड़े भी थे। और केशव चंद्र सेन का नव विधान जो है वो भी इन्होंने ज्वाइन करा था। काफी सारी चीजें इन्होंने ज्वाइन करी थी, साधारण ब्रह्मो समाज, काफी सारी चीजों को इन्होंने ज्वाइन करा था। उसके बाद ये रामकृष्ण से मिले थे। ठीक है,
रामाकृष्ण से ये एक थे, लिटरेचर की क्लास चल रही थी, वहां पर उन्होंने इनके बारे में सुना था और उसके बाद फिर ये वहां जाके उनसे मिले थे और वहीं से उनसे बहुत ज्यादा ये प्रेरित थे उस समय। ठीक है। और इस तरीके से फिर वहां से ये चीज इनकी बढ़ती जाती है। इनके बारे में आप देख सकते हो, इन्होंने जो धर्म है उसकी एक नई समझ यहाँ पे क्या रखी थी। इन्होंने बोला कि धर्म को सार्वभौमिक बना दिया जाए, जिसमें इसके अंदर जितने भी प्रकार के अंधविश्वास होते हैं हठ ही हो जाते हैं, धर्म के नाम पे हठ हो जाना, इन असहिष्णुता को पकड़ में रखना, इन सबसे मुक्त बनाओ, इन्होंने ये बात बोली थी। इन्होंने बोला कि जो भी धर्म होगा वो हम कैसे बनाएं, जो रामकृष्ण की जो टीचिंग्स है, रामकृष्ण बताया ना कि जिनको ये अपना टीचर मानते थे, मेंटोर मानते थे, रामकृष्ण की जितनी भी टीचिंग्स है वो, और इनकी खुद की जो भी यहाँ पर पर्सनली सोच है धर्म को लेकर के, उनको मिक्स करके इन्होंने अद्वैत वेदांता फिलॉसफी के बारे में बोला था। अद्वैत वेदांता पॉलिसी या फिलॉसफी, वो उसके ऊपर ये काफी ज्यादा माना करते थे। समझ गए? तो ये है हमसे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे नियो वेदांता भी कहते हैं, हिंदुइज्म की नियो वेदांता, नव वेदांत। ठीक है। बाद में इनका नाम विवेकानंद जाके पड़ा था, महाराजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज किया था। देखो यहाँ पे पढ़ो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किनके कहने पर इन्होंने अपना नाम जो है वो रखा था। तो भाई महाराजा अजीत सिंह थे, खेतरी स्टेट के, वहां पे ये नाम रखा गया था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने इंडिया की फिलोसफी में नियो वेदांता जैसी चीजें लेके आए, योगा पे बहुत ज्यादा फोकस दिया था। किस पे? योगा पे। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ, जो कि ये है, वर्ल्ड की पार्लियामेंट की रिलीजियस स्पीच चल रही थी शिकागो में, शिकागो की रिलीजियस स्पीच में जाकर के 1893 में इन्होंने जबरदस्त यहाँ पर रिलीजन के बारे में, रिलीजन हमें किस प्रकार से यूनिटी सिखाता है, हार्मनी सिखाता है, वो सब के बारे में इन्होंने बताया 1893 में जाकर के। इन्होंने वेदांता सोसाइटी बाहर भी बनाई थी, न्यूयॉर्क में 1894 में। राजयोग, जन योग, कर्म योग जैसी बुक्स के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा लिखा है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो इनको इवन मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते थे, कहते थे ये मेकर, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो राजा राम मोहन रॉय है, तो वो भी है, लेकिन इनको भी मेकर ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता था। इन्होंने क्या क्या बनाया, इन्होंने पहले तो रामकृष्ण आश्रम बनाया, सामने लिखा हुआ बिल्कुल, रामकृष्ण आश्रम 1 मई 1987, कहाँ पे? बेलूर मठ में। ये कहाँ है? कलकत्ता में। तो बेलूर मठ भी इन्होंने बनाया, जहाँ पे ये खुद रहा करते थे। तो बेलूर मठ क्या है? रामकृष्ण मठ के आश्रम के, मतलब रामकृष्ण मठ के हेड क्वार्टर्स है, याद रखोगे, जहाँ पे विवेकानंद अपने बारे में सारी बातें बताया करते थे। दूसरा इन्होंने क्या बनाया? विदेंता सोसाइटी न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर बनाई। ठीक है। जहाँ पे हर एक रिलीजन्स को यहाँ पे बताया जाता था, सिखाया जाता था। ठीक है। एक इन्होंने बनाया था भाई अद्वैत आश्रम। ठीक है। उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में, भारत के, ये यूके यूनाइटेड किंगडम मत पढ़ लेना, ये उत्तराखंड है। जहां पर आश्रम में बुक को प्रिंट करना, बुक की छपाई से लेकर उसको वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च वर्क करना, वो सब करवाया जाता था। ठीक है। एक इन्होंने ये सब चीजें करी थी। एक इन्होंने और चीज के बारे में बोला था, हालांकि वो इन्होंने खुद स्थापित नहीं करी थी, किसी और ने करी थी, लेकिन ये इन्होंने बोला था कि हमें ये बनाना चाहिए, जिसे कहते हैं भारत सेवाश्रम संघ। भारत सेवाश्रम संघ। ठीक है ना? तो इस प्रकार से था। और इनकी मृत्यु भी बेलूर मठ में ही 1902 में हो गई थी, 40 साल की उम्र में ही केवल इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो इनकी पढ़ाई गई बातें हैं, टीचिंग्स है, वेलफेयर वाली बातें हैं, वो हम आज भी जानते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को भूलना भी नहीं चाहिए। इन व्यक्तियों के ऊपर अच्छा है यूपीएससी सवाल करती है, ताकि हम लोग भी उनके बारे में फिर पढ़ते हैं, जानते हैं और उनसे सीखते हैं। ठीक है। अब आता है एक और सवाल कि इन्होंने दो जर्नल्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर टाइप, वो भी इन्होंने छापे थे। कौन से दो जर्नल थे? एग्जाम में पूछ सकता है। प्रबुद्ध, प्रबुद्धता और उद्बोधन। ये बंगाली लैंग्वेज में था। ठीक है भाई, ये बंगाली भाषा में था और ये इंग्लिश भाषा में था। क्लियर हुआ भाई? बात समझ में आई? तो ये भी जरा दिमाग में रखिएगा, ये सारी चीजें जो जो मैंने बताया वो सब याद रखिएगा। बाकी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि यूपीएससी ने सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा है, इसी बार पूछा है, जो इस बार 2023 का सवाल आया था ना उसमें, क्योंकि अब तो 2024 में होगा सीएपीएफ।
तो भाई ये पूछा था कि, मैं बता देती हूँ वैसे। देखो ये यूएसए तो गई थी, मैंने आपको बताया ना, शिकागो गए थे। वैसे मैं बता दूं, शिकागो, न्यूयॉर्क, डिट्रॉइट, बॉस्टन, काफी सारी जगह पे गए थे। 2 साल तक इन्होंने सिर्फ लेक्चर्स दिए थे वहां पर। तभी इन्होंने वहां जाके न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी भी बनाया था। ये बहुत ज्यादा टायर्ड भी रहते थे, बहुत बिजी रहते थे, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी काफी खराब हुई थी। लेकिन हुआ क्या फिर, ये सब करने के बाद, यूएसए के बाद अगले ही साल 1895 और 1896 में ये जाते हैं यूके, इंग्लैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। वहां पे इनकी मुलाकात होती है एक फीमेल से जिनका नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। क्या नाम है? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ये इंफॉर्मेशन आपको बताएगा नहीं कोई, मैं बता रही हूँ, पढ़ लेना इसको। ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ये वही फीमेल है, आयरिश लेडी है, आयरलैंड से बिलोंग करने वाली है, जिनका नाम आगे चलकर सिस्टर निवेदिता पढ़ा था। कुछ याद आया सबको सिस्टर निवेदिता से? इससे इनसे क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो। ये टीचर थी, ऑथर थी ये, और ये स्वामी विवेकानंद की डिसाइपल भी कही जाती है। वैसे तो ये आयरलैंड से ही थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये भारत भी आई थी। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद से मिली थी। वहां पे इनका नाम निवेदिता, निवेदिता का अर्थ क्या होता है? डेडिकेटेड टू दी गॉड। इन्होंने मिलकर के कलकत्ता में गर्ल्स स्कूल ओपन करा, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए थे इन्होंने। इवन जो है आप क्या कह सकते हैं कि इन्होंने मूवी बनाई थी, एक पेंटिंग। असल में जो क्वेश्चन आया था ना, जो मैं बता रही हूँ कि यूपीएससी सीएपीएफ में आया था, वो पेंटिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पेंटिंग बनाने में भी इनकी काफी बड़ी मदद जो है, जो उस समय के पेंटर्स हुआ करते थे, वो भी थी। ठीक है ना। और आपको भी पता ना, वंदे मातरम स्कूल्स में सॉन्ग के रूप में गाया जाता है, वो इन्होंने ही शुरुआत कराई थी कि वंदे मातरम स्कूल्स में जो है एज अ प्रेयर भी गाया जाए। तो ये इनकी काफी बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैं कहूंगी कि पढ़ के जरूर जाइएगा। समझ गए भाई? चलो, काफी हो गया स्वामी विवेकानंद के बारे में। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वो है जन औषधि केंद्र। बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे थे, आर्टिकल आया था, इसलिए मैं ये वाला आर्टिकल कवर करा रही हूँ। भाई, जन औषधि केंद्र का नाम मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर बच्चा सुन रहा है वो जानता तो होगा ही। जन औषधि केंद्र जो है, ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई एक स्कीम के तहत आता है, फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आपको एक अलग से केंद्र संस्थान बनाए गए हैं, जहां पर आपको अलग से बहुत ही सस्ते में दवाइयां जो है वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्र, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और यहाँ पे मेडिसिन सारी क्या मिलेंगी? जेनेरिक। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स की बहुत महंगी महंगी मेडिसिन सस्ते दामों में यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाया करेगी। तो ये डेटा हमारे सामने आया है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में जन औषधि केंद्र है, 1481। ठीक है, वो जितने भी बने हुए हैं जन औषधि केंद्र, वो कई बार कई जगह पे ऐसे हैं जो कि सिर्फ विमेन ही चलाती हैं, जैसे कि केरला के। तो ये कुछ डेटा मेरे सामने आया था उसी में आर्टिकल में, तो मैंने सोचा कि डेटा आपको मैं दे दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि यूपी के हैं। तो यूपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा केंद्र कहाँ पे है, तो यूपी इसका आंसर रहेगा। कौन चलाता है इसको? यहाँ पर इसको हमारी फार्मा और मेडिकल ब्यूरो है, केमिकल और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंडर, वो इनको पूरा यहाँ पर संभालते हैं, देखते हैं, पूरा चलाते हैं। समझ गए भाई? ये 2008 में पहले शुरू किया था यूपीए सरकार ने, लेकिन प्रॉपरली इसको अब लॉन्च करा अभी की सरकार ने 2015 में। कब? 2015 में। ठीक है, बहुत फायदा मिलता है इससे, काफी ज्यादा अच्छा खासा लोगों को अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर कोई भी मेडिसिन आपको मिल जाएगी। बस आपको उसकी, मैं बताती हूँ, जब भी आपको उसकी मेडिसिन लेनी हो तो उसकी कॉम्पोजिशन बता दो कि ये ऐसे है, तो उसकी जैसी आपको सेम दवाई, अगर उसी ब्रांड की नहीं है तो कोई और दवाई मिल जाएगी उसी ब्रांड की, जिसमें सेम टू सेम चीजें होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो ये है जन औषधि स्टोर। ये स्टेट गवर्नमेंट ओपन कर सकती है, कोई एनजीओ, कोई डॉक्टर, कोई कोई भी यहाँ पर जिसके पास डिग्री हो, बी फार्मा की, डी फार्मा की, या फार्मासिस्ट है वो, तो उसके पास अगर ऐसी डिग्री है तो वो यहाँ पर ओपन अप कर सकता है। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिल्कुल जेन्युइन दवाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। यहाँ पर पूरी तरीके से जो है जन औषधि में देखा जाता है पूरा। ठीक है ना? समझ गए भाई? डेटा क्लियर हो जाएगा।
कुछ नहीं, छोटा मोटा डेटा अपने नोट्स में लिख लो, इसमें बहुत ज्यादा लिखने के लिए कुछ नहीं था। छोटी मोटी जो बातें मैंने बताई हैं वो आप लोग अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। क्लियर है भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो। और यार आप लोग मुझे बताते ही नहीं हो आपको कैसे लेक्चर लगा यार। वीकली करंट अफेयर्स पे व्यूज तो अच्छे हो जाते, लेकिन वो बच्चे इन्फॉर्म ही नहीं करते कि उनको लेक्चर पसंद आया नहीं आया। भाई थैंक यू, कैसा रहा मैम, हमने कुछ सीखा नहीं सीखा, यार कुछ तो बढ़िया से रिप्लाई कर दिया करो। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगा एक बार रिप्लाई कर दिया करो, टीचर को भी अच्छा लगता है सुनने में। भाई उनको भी पता चले कि जो उनके बच्चे हैं जो उनको इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको नहीं देख सकती, लेकिन आप तो मेरी आवाज सुन सकते हो ना। तो आप लोग तो मुझे रिप्लाई करो कि हाँ मैम समझ में आया, सही था, अच्छा लगा। ठीक है, और इसमें बेटर मतलब कुछ भी आप थैंक यू ही लिख दो। ठीक है, इतना तो यार एक डिजर्व करते हैं ना हम टीचर्स भी। तो आप भी जरा इतना तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रीट फूड के रूप में हेल्थ स्ट्रीट फूड यहाँ पे स्टार्ट किया गया है प्रसादम के नाम से। क्या है? प्रसादम। उज्जैन में, आप लोग सभी जानते हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश में हेल्थ के उस पे स्टार्ट किया गया है प्रसादम। वहां पर उन्होंने, जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आए हैं अभी, मोहन यादव, उन्होंने एक स्वस्थ भोजन स्ट्रीट के नाम से इसको स्टार्ट करा है। प्रसादम, क्या नाम रखा है? प्रसादम। तो यही हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा क्या चीज है प्रसादम में। अलग अलग 19 शॉप्स होंगी जो आपको अलग अलग तरीके से, जो भी लोग वहां पर अभी आते हैं, महाकालेश्वर मंदिर, पता है ना महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का, तो वहां पर जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ पर अलग से प्रसादम के रूप में भोजन जो है इस प्रकार का प्रोवाइड किया जाएगा। समझे भाई? आर्टिकल क्लियर हुआ? पहला प्रसादम यहाँ पे स्टार्ट किया गया। हाइजीनिक फूड स्ट्रीट पूरी बनाई गई, बहुत ज्यादा हाइजीन का वहां पे ध्यान रखा जाएगा। और देश भर के आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय पारंपरिक भोजन से जोड़ने के लिए ये शुरुआत किया गया है। प्रसादम के नाम से आप इसको जाके गूगल पे देख भी सकते हो। इसका उद्देश्य आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा बड़ा इसमें नहीं था। हाँ भाई ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, जो है प्रेरणा। एक प्रेरणा यहाँ पर पोर्टल है जो कि शुरुआत की गई है। यहाँ पर सरकार ने इसकी मिशन प्रेरणा या इसकी टाइप से शुरुआत की, ताकि इंडिया में प्रेरणा के तहत यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटीज लोगों को, बच्चों को यहाँ पे दी जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने इस चीज की शुरुआत की, एनईपी को लॉन्च करते हुए। प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम एंड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें एक्सपेरिमेंटल चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी। आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग कहते हैं, मतलब एक तरीके से मिशन नहीं है। कौन स्टार्ट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही स्टार्ट करेगी, कोई और तो करेगा नहीं ना इसको स्टार्ट। हर एक जगह पे ये प्रेरणा उत्सव मनाया जा रहा है, हर स्टेट्स में मनाया जा रहा है। हर स्टेट की एक लिस्ट भी है जिसमें इन इन जगह पर यहाँ पर ये सब लोग मनाएंगे। ठीक है, तो ये वही है, प्रेरणा एक मिशन है लर्निंग देने का, बच्चों को सिखाने का। और एक अभी इसको शुरुआत किया है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ने, सॉरी। हाँ वापस आओ इस पे। हमारी बहुत से बच्चों को यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाएगा, प्रोग्राम्स अटेंड करवाए जाएंगे, एक हफ्ते भर का पूरा प्रोग्राम होगा। ठीक है, एक गुजरात में एक जगह है वाडनगर, वाडनगर में एक जगह है, वहां पे ले जाया जाएगा बच्चों को। और वहां पे जो है बहुत सी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और जो एक तरीके से होता है ना, एक हर चीज के बारे में सिखाया जाएगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट थीम होती है, समर्पण, करुणा, विनय, स्वाभिमान, विविधता, एकता, नवाचार, जिज्ञासा, श्रद्धा। ये सारी जो चीजें होती है ना, इनके तहत बच्चों को सिखाया जाएगा विकसित भारत के रूप में होना। वहां पे उनको टेक्नोलॉजी, लर्निंग, आर्ट, काफी चीजों के बारे में यहाँ पर सिखा के एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाएगा। समझे भाई? प्रेरणा क्लियर हो गया? सिंपल सा बात था, याद रखना है। बढ़ते हैं ऐसे ही आगे। यहाँ पर पारादीप फिशिंग हार्बर, मेरे हिसाब से पारादीप का नाम तो देखो सभी बच्चों ने सुना होगा। पारादीप फिशिंग हार्बर है कहाँ पर? ओडिशा में, है ना। तो वहां पर उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने यहाँ पर पूरा 100% सेंट्रली स्कीम लगाते हुए संपदे योजना के तहत उसको स्टार्ट करवाया है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 18 महीने में कंप्लीट किया जाएगा पारादीप पोर्ट के तहत। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से इसको बेटर
बनाने की, अपग्रेडेशन करने की कोशिश की जा रही है। करीब करीब इसमें 108 करोड़ का खर्चा आया है। ठीक है भाई, समझे? वहां पे उसको पॉल्यूशन फ्री किया जाएगा और ऐसा बना देगा वहां पे लोगों को आने का मन करे, देख के आने का मन करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वहां पे फिशरमैन रहते हैं, मछुआरे, उनकी भी लाइफ सही होगी, थोड़ा वैल्यू एडिशन भी होगी, थोड़ा अपग्रेड होगा, पुराने जो हॉल बने उनको रेनोवेट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें इसमें पारादीप में शुरुआत की गई है। अगर मैं पारादीप की बात करूं तो मैंने उसके लिए भी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं। ये एक नेचुरली बना हुआ है, डीप नहीं है, मतलब डीप है पर डीपेस्ट नहीं है। ठीक है, गहरा है पर सबसे गहरा बाकियों में नहीं है, जितने भी हमारे मेजर और माइनर है। आपको पता है ना, हमारे भारत में 12 मेजर हैं और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट्स बने हुए हैं, सी पोर्ट जिनको हम कहते हैं। तो भारत के जितने भी ये पोर्ट्स बने हुए हैं, उनके आधुनिकीकरण के लिए, उनकी सौंदर्य देखने के लिए, उनको एस्थेटिकली प्लीज करने के लिए स्टार्ट किया गया है। वैसे अगर आपसे मैं एक सवाल करूं कि भारत में सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? इसका आंसर बताइए। अगर आप में से किसी को भी इसकी इंफॉर्मेशन है तो इसका आंसर बताओ कि सबसे गहरा कौन सा है। बहुत इजी सा सवाल किया है वैसे तो मैंने आपसे, कोशिश करना कि बता पाओ। तो वही चीज है, ये उड़ीसा का ये मेजर पोर्ट पे काउंट होता है। कहाँ पे है? जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में, महानदी रिवर के किनारे ये पड़ता है। वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी मॉडर्नाइजेशन मैंने आपको बता ही दी कि इस प्रकार से की जा रही है। मेन तो जो बातें थी वही आपको लर्न करनी है, मेन मेन चीजें जो बताई गई हैं। ठीक है ना, ये यही पूछा जाता है एग्जाम में भी। अगला आता है भाई यहाँ पर, उस्ताद राशिद खान एक बहुत ही फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, जिनकी अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। इंडियन म्यूजिशियन थे जिनकी अभी डेथ हो गई है। ठीक है, ये रामपुर साहसवना घराना से बिलोंग करने वाले हैं और इनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हुई है, इसलिए इन पर भी कुछ ना कुछ सवाल बन सकता है। ठीक है, पूछा जाएगा कौन थे, तो क्योंकि इनको पद्मश्री भी मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। इनको एक बार इंडियन वोकल म्यूजिक का फ्यूचर भी बोला गया था, तो ये चीजें मुझे आपको थोड़ी सी बतानी थी इसलिए। ठीक है, इन्होंने काफी सारी जो मूवीज है उनमें अपना म्यूजिक दिया है, काफी कुछ इन्होंने जो है इस तरीके से किया। उनका स्टाइल जो है सिंगिंग का रामपुर शाहसवाना गायकी कहा जाता है। ग्वालियर घराने से ये जुड़े हुए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। ठीक है, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है चीजें, बट ये पता होना चाहिए ये तानसेन की ही जनरेशन के कहे जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते थे, बदायूं में। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, इनकी ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेन तो ये बात है कौन से घराने से थे और ये क्या काम, इनका प्रोफेशन था, जिनकी अभी मृत्यु हुई है उनका प्रोफेशन क्या था। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये हमसे ज्यादा पूछी जाती है, तो हमको ये पता होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए गए, मेरे हिसाब से सबको ये वैसे ही पता होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री, सॉरी, हमारे राष्ट्रपति ने दिए हैं, भारत मंडपम में जो नया बनाया गया था G20 के समय। और ये पूरा इवेंट हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सूरत और इंदौर टॉप पे आए हैं। ये तो रट लो बस मेरे साथ अब। ठीक है, ये बात तो रट लो कि वैसे तो देखो पता ही है यार आपको, मुझे पता है कि जो इंदौर है वो यहाँ पे टॉप पे किया है। ये आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है ये बात आपको। ठीक है, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि इसमें सूरत भी इसमें एडेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कईयों को नहीं पता होगा इस चीज पे, काफी सारे अवार्ड्स दिए हैं तो उसमें ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आई है वो कुछ इस प्रकार से थी। सबसे टॉप पे सिटी के ऊपर टॉप किया है इंदौर सूरत ने। ठीक है, 1 पे हो गए। और थर्ड पे आए हैं भाई नवी मुंबई। उसके बाद चंडीगढ़ भी यहाँ पर सफाई मित्र सुरक्षा शहर के रूप में काउंट किया गया है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन जो है, गंगा के आसपास के जो जितने भी शहर हैं सबसे साफ सुथरे, उसमें वाराणसी और प्रयागराज रहे हैं टॉप 1 और टॉप 2 में। ठीक है, कैंट एरिया, छावनी एरिया जो होता है उससे सबसे क्लीन आया महाव। महाव कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश में बना हुआ है, सबसे साफ रखा हो गया है। ठीक है, अब सिटी जिनकी रैंक, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है, उसके तहत यहाँ पर सबसे क्लीन एरिया है सासवद, जो कि महाराष्ट्र में, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है। तो ये अवार्ड में बताया गया है। तो ये सारे अवार्ड्स थे भाई, ये आप पढ़ सकते हो। ये सब चीजें हमसे पूछी जाती, यही अवार्ड्स है जो हमारे से एग्जाम में
सीधा सीधा पूछे जाते, किसने क्या मैच द फॉलोइंग में बोल देगा, बताना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। हमसे पूछेगा इधर तो फिर हमको ये बतानी पड़ेंगी चीजें। तो लिख लो भाई अपने नोट्स में ये सारी चीजें, 9 साल से ये चीज चलती आ रही है। इस बार जो है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है करके इसकी ये स्टार्ट किया गया था, और ये हमारा अवार्ड रहेंगे। ठीक है भाई, रीड कर लो इनको। आज का आपके सामने एक क्वेश्चन भी है करंट अफेयर्स का, वो है एपेक के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं एपेक समिट एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके स्टार्ट किया गया, जो कि इस बार यूएसए में किया गया था। बात यह है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। इसमें सवाल ये है कि भाई ये 2023 का जो हुआ है इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात की और इसमें कौन सी डिक्लेरेशन आई है। तो देखिए भाई, समझो, ये एपेक का समिट तीसरी बार हुआ है अब तक का। सबसे पहला समिट जो है वो 1993 बहुत साल पहले हुआ था। एक जगह थी ब्लेक आइलैंड में, ये भी यूएसए में ही है, वहां पे हुआ था। उसके बाद जो है ये 2011 में हुआ था, यूएसए ही करता है, होनोलुलु में। ये भी यूएसए में, पता नहीं अजीब ही सिटी का नाम है इनकी, होनोलुलु। चलो, यहाँ पे हुआ था। उसके बाद अब तीसरा समिट कहाँ हुआ है, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंदर, जहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों को चाइना से कंप्लीट आइसोलेशन रखनी है। क्या लगता है आपको, ऐसे बोलेंगे कि अपनी रणनीति में चाइना से पूरी तरीके से अलग थलग रहना? नहीं, ऐसा नहीं बोला गया। ठीक है, ऐसा नहीं बोला गया कि भाई हमें पूरा अलग थलग के लिए नहीं बोला। हाँ, ये जरूर बोला कि हम लोगों को चाइना से निपटने के लिए चीजों को करना है, ये जरूर बोला है, पर अलग थलग नहीं। समिट थीम थी भाई क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, बिल्कुल सही लिखी हुई है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे गोल्डन गेट की डिक्लेरेशन ली गई है। जैसे कि दिल्ली में जब हुआ था समिट G20 का, तो दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, ऐसे यहाँ पे हुआ तो गोल्डन गेट हो गई। ठीक है, जिसमें डब्ल्यूटीओ के जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ऊपर भी काफी बातें की गई। तो इस प्रकार से ये एपेक 2023 से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सवाल बन सकता था, इसलिए मैंने आपके सामने ऐसा एक सवाल पूरा पेश करा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो बी ही लगाया होगा, 2 और 3 वाला ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत थी। तो अगर ये आपने सही लगाया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लगाया तो यार कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई और बढ़िया तरीके से करो, मेरी वीकली वीडियोस को फॉलो करो, डेली वाली फॉलो करो, और प्लेसेस इन न्यूज फॉलो करो, तो देखना झट से क्वेश्चन होंगे सारे, झट से। और मैंने यार जो बोला था करना जरूर, जरा वीडियो पे कमेंट करके बताना यार कि आयुषी मैम की वीडियो कैसी लगी। कि मेरा नाम आयुषी है, तो एक बार पढ़िएगा जरूर यार, बताइएगा किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है क्या चीज है। ठीक है, कंप्लीट कीजिएगा भाई। यहाँ तक मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद,